हाँ जी 11 क्लास। तो चलिए हम लोग आपका एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है अकाउंटिंग। क्या नाम है इसका? अकाउंटिंग। बहुत लोग इसके बारे में पहले भी पढ़ चुके होंगे, जिसको 9-10 में सब्जेक्ट मिलता है या तो बुक कीपिंग के नाम से या तो अकाउंटिंग के नाम से। क्लियर है चीज? या तो बुक कीपिंग के नाम से या तो अकाउंटिंग के नाम से। तो इसका आप थोड़ा सा ट्रेलर देखे होंगे वहां पे, लेकिन यहाँ पे हम लोग इसका एडवांस लेवल में पढ़ेंगे हम लोग। यानी मेन अकाउंट्स जो हमारा स्टार्ट होता है, मेन अकाउंटिंग जो स्टार्ट होता है वो आपका 11 क्लास से स्टार्ट होता है। क्लियर है चीज? तो आइए हम लोग देखते हैं कि अकाउंटिंग होता क्या है, अकाउंटिंग में पढ़ना क्या है, हमारा बेसिक्स क्या है अकाउंटिंग का। पहले इसका इंट्रो के बारे में बात करेंगे। आया समझ में? चलिए तो देखते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना, अपने आप को आप शॉपकीपर समझ लेना, दुकानदार समझ लेना। आप एक बिजनेसमैन हो। क्या हो? बिजनेसमैन। अपने आप को एक बिजनेसमैन समझ लेना। और बिजनेसमैन के बुक में ही सारा रिकॉर्डिंग करना होता है हम लोग को। अगर हम अपने आप को बिजनेसमैन मानते हैं तो हम अपने बुक में रिकॉर्डिंग करेंगे। अगर आप अपने आप को बिजनेसमैन मानते हो तो आप अपने बुक में रिकॉर्डिंग करोगे। तो एक बात बताओ, अपने आप को एक दुकानदार समझ लो, एक बिजनेसमैन समझ लो, तो हम लोग एक चीज जानते हैं कि बिजनेसमैन का काम होता है बहुत सारे सामान को खरीदना और उसको बेचना। यही ना काम है? गुड्स का एक्सचेंज करना इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी के टर्म्स में हम लोग को गुड्स को एक्सचेंज करना पड़ता है। चाहे सामान बेचो, चाहे सामान खरीदो, चाहे तुम किसी को सैलरी पेमेंट करो या तुम कहीं से इनकम रिसीव्ड करो, यानी यही सारा बात हम लोग यहाँ पे रिकॉर्डिंग करते हैं, है ना? तो बोलता है आप एक अगर दुकानदार हो, अनपढ़ हो, जो पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं है, जिसको पढ़ा लिखा बोलने का मतलब अकाउंट्स का जिसको नॉलेज नहीं है, वो क्या करेगा? जैसे तैसे वो मेंटेन करता है बुक्स को। मतलब सबका एक नाम, जो भी उसके पास उधार में सामान खरीदता है उसका नाम वो रिकॉर्ड करता है अपने कॉपी में, है ना? उसका नाम रिकॉर्ड करता है और वो क्या क्या सामान उससे खरीद के लेके गया है उसको रिकॉर्ड करता है। अगर वो मान लेते हैं कि किराना का दुकान है छोटा मोटा, अगर वो उससे चावल खरीद के गया तो चावल लिखेगा इतना रुपये का चावल खरीद के गया। अगर वो आटा खरीद के गया तो उसका नाम लिखेगा कि हाँ ये बंदा इतना रुपये का आटा खरीद के गया। बोलो हाँ या ना? लेकिन एक बात बताओ, अगर वो कैश दे के खरीदता है, मतलब अगर वो पैसा पेमेंट करके अगर वो खरीदता है सामान, तो क्या उसका नाम रिकॉर्ड करना जरूरी है? नहीं है। क्लियर चीज? नाम रिकॉर्ड कब करते हैं? जब वो हमको पैसा पेमेंट नहीं करता है, यानी कैश का टर्म्स वहां पे नहीं रहता है, तब उधार में जब हम लोग परचेज या सेल करते हैं। तो ये सारे चीजों को रिकॉर्ड करना ही हमारा होता है अकाउंटिंग। लेकिन वो छोटा सा टर्म है सिर्फ रिकॉर्ड करना, उसमें बहुत सारा बात होता है हमारे पास। आया समझ में? आप अगर दुकान चलाते हो तो बहुत सारा सामान खरीदते हो, छोटा मोटा सामान। आप बड़ा बड़ा एसेट भी खरीदते हो, बड़ा बड़ा एसेट, प्रॉपर्टी जिसको बोलते हैं, प्रॉपर्टी भी खरीदते हो और उसको यूज में लगाते हो आप, है ना? तो इसीलिए अकाउंटिंग होता बहुत बड़ा है। बहुत सारा चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। अभी तो स्टार्ट है, आज सिर्फ इंट्रो है, तो ध्यान से समझते जाइए अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन क्या होता है, अकाउंटिंग क्या होता है। क्लियर है? चलिए स्टार्ट। तो देखिए यहाँ पे इसका डेफिनेशन के बारे में पहले बात करते हैं। अकाउंटिंग का डेफिनेशन क्या होता है? तो बोलता है अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। आर्ट बोलने का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा, ये एक कला है, कला। तो किस चीज का कला है? तो सर रिकॉर्डिंग करने का, रिकॉर्ड करने का। सर रिकॉर्ड क्या चीज का रिकॉर्ड करेंगे? आगे देखते हैं। रिकॉर्डिंग हो गया क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ डे टू डे ट्रांजैक्शन। डे टू डे, दिन प्रतिदिन, हर दिन जो हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं वो भी फिनेंशियल ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब हिंदी में लेन देन होता है। क्या होता है? लेन देन। और लेन देन बोलने का मतलब लेन एंड देन, मतलब लिया और दिया। मतलब एक चीज मेरे पास आएगा तो दूसरा चीज मेरे पास से जाएगा। अब एक बात बताओ, अगर हम सामान खरीदते हैं तो हमको पैसा पेमेंट करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? अगर मेरे पास सामान आता है तो पैसा जाता है। अगर वही हम सामान को सेल करते हैं, बेचते हैं, तो बताओ सामान मेरे पास से चला गया, तो सामान जब जाता है, बेच दिए, तो मेरे पास क्या आएगा? पैसा आएगा। बोलो हाँ या ना? तो हम एक चीज हमारे पास आएगा तो दूसरा चीज जाएगा, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन बोलते हैं, लेन देन बोलते हैं। क्लियर है? तो यही सारे चीजों को रिकॉर्डिंग करना पड़ता है जो दिन प्रतिदिन हम लोग करते हैं, डे टू डे करते हैं हम लोग, हर दिन करते हैं हम लोग ट्रांजैक्शन। बताओ, एक दुकानदार बन के सोचो,
हर दिन तुम अपना दुकान में कोई ना कोई सामान को खरीदते होगे, मंगवाते होगे। जो सामान आपका घट जाता होगा, खत्म हो जाता होगा, उसको आप मंगवाते होगे। जब आप सामान को खरीदते हो तो उसको बेचने के लिए खरीदते हो, यानी आप सामान को बिक्री भी करोगे, सेल भी करोगे, है ना। तो जहां पे ट्रेडिंग नेचर का बिजनेस होता है, ट्रेडिंग नेचर का मतलब व्यापार होता है, बिजनेस जहां पे हम लोग करते हैं पैसे के लिए, वो होता है हमारा ट्रांजैक्शंस, फिनेंशियल ट्रांजैक्शंस, जहां पे हम लोग को सारा चीज रिकॉर्ड करना पड़ता है, क्लासिफाई करना पड़ता है, समराइज करना पड़ता है। सर रिकॉर्डिंग का क्या मतलब, क्लासिफाइंग का क्या मतलब, सब बताएंगे। लेकिन इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है सिस्टमैटिक ऑर्डर, मतलब डे टू डे ट्रांजैक्शन, डे बाय डे आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर पहले 5 तारीख आता है और आपको 5 तारीख का रिकॉर्डिंग दिया है, आपका 5 तारीख खरीदे हो, 10 तारीख खरीदे हो, 15 तारीख खरीदे हो, तो पहले 5 तारीख वाला रिकॉर्ड, फिर 10 तारीख वाला रिकॉर्ड, फिर 15 तारीख वाला, यानी लाइन बाय लाइन आपको करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि कोई ट्रांजैक्शन आप छोड़ दिए और बीच में एडजस्ट करने लगोगे, उस तरह से नहीं, या बाद में लिख दोगे, उस तरह से नहीं। आपको लाइन बाय लाइन सजा के सही तरीके से लिखना पड़ेगा, जिसको आर्ट बोला जाता है। आर्ट कब तैयार होता है, जब आप उसको फॉर्मेट में सजाते हो। कब करते हो, फॉर्मेट में सजाते हो। तो आप जितना भी रिकॉर्डिंग करते हो, जितना भी क्लासिफाइंग करते हो, जितना भी समराइजिंग करते हो, जो भी काम आप करते हो अकाउंटिंग में, अगर उसको एक फॉर्मेट में आप दिखाते हो सही तरीके से, तभी आपका वो आर्ट कहलाता है। आया समझ? तो ये डेफिनेशन है हमारा अकाउंटिंग का, कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑफ डे टू डे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्लियर है? सर रिकॉर्डिंग का क्या मतलब होता है, आइए देखते हैं। रिकॉर्डिंग मींस पासिंग जर्नल एंट्रीज ऑफ ट्रांजैक्शन। एक हम लोग को पढ़ना पड़ेगा जर्नल एंट्रीज। जो इसके बारे में पहले से नाम सुने होगे उसको पता होगा, लेकिन जो नहीं सुने होगे, जो एकदम नए हो, वो ध्यान से समझोगे यहां पे कि क्या क्या हम लोग बात करेंगे। यहां पे ये एक जर्नल एंट्री का चैप्टर है सर, जर्नल एंट्री आपका एक चैप्टर है। ये चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे, तो वो रिकॉर्ड करना होता है। रिकॉर्ड करना मतलब हम सामान को खरीदे, अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में। अगर दुकानदारी के बारे में बात करें, हम अनपढ़ लोग हैं, हम लोग को कुछ नहीं आता है, तो बताओ अगर हम किसी से सामान खरीद के लाते हैं तो अपना कॉपी में लिख के रखते हैं कि आज हम सामान क्या क्या खरीदे। पेन खरीदे, पेंसिल खरीदे, आटा खरीदे, चावल खरीदे, चीनी खरीदे, तेल खरीदे, क्या क्या चीज हम खरीद के आज लाए हैं, वो सारा चीज को एक कॉपी में लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। दैट इज रिकॉर्डिंग, उसी को रिकॉर्डिंग बोलते हैं हम लोग। समझ में आया? लेकिन सर अगर आप पढ़े लिखे हो, अगर आप अकाउंटिंग का नॉलेज रखते हो, तो वहां पे जर्नल एंट्री उस तरह से पास नहीं किया जाता है, वहां पे अलग तरीके से पास किया जाता है। तो वो करना, वो रिकॉर्ड करना अलग चीज होता है। समझ में आया? तो वो होता है रिकॉर्डिंग। यानी कोई भी लेन देन करते ना, तो सबसे पहला काम हमारा होता है जर्नल एंट्री पास करने का, रिकॉर्ड करने का सबसे पहला काम होता है। सर जब जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं? उसके बाद क्लासिफाइंग होता है। क्लासिफाइंग मींस पोस्टिंग देम इनटू लेजर अकाउंट। उसके बाद हम लोग लेजर अकाउंट में पोस्ट करते हैं हर एक चीज को। सर लेजर अकाउंट क्या होता है, जब वो चैप्टर में आएंगे तो बताएंगे, लेकिन अभी छोटा सा उसका ट्रेलर दे देते हैं कि लेजर का मतलब होता है वो जितना भी आप ट्रांजैक्शन पास किए हो, जितना भी आप जर्नल एंट्री पास किए हो, जितना भी आप सामान खरीदे हो या बेचे हो, जितना भी अलग अलग नाम आया है, अलग अलग अकाउंट बनाना पड़ता है, अलग अलग उसका नाम लिखना पड़ता है, अलग अलग घर बनाना पड़ता है। समझो तो जैसे मेरे पास चीनी आया और पैसा गया, तो यहां पे दो बात हुआ, क्या आया क्या गया। चीनी खरीदे तो पैसा गया, चीनी और कैश। तो हम लोग को एक चीनी का अलग घर बनाना पड़ता है, कैश का अलग घर बनाना पड़ता है। तो उसी तरह से जितना भी हम लोग लेन देन करते हैं, जितना भी ट्रांजैक्शन करते हैं दिन प्रतिदिन, हर चीज का एक अलग अलग अकाउंट बनता है, हर चीज का अलग अलग लेजर बनता है। समझ में आया? तो वो लेजर में पोस्टिंग करना वही क्लासिफाइंग होता है। वही क्या होता है हमारा? क्लासिफाइंग होता है। बोलो आया समझ में? और इसके बाद समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब होता है ट्रायल बैलेंस बनाना और फाइनल अकाउंट बनाना। यही होता है समराइजिंग करना। यानी यही आपका बताता है कि आप सही बनाए हो, सब चीज रिकॉर्ड जो किए वो सही तरीके से किए हो कि नहीं किए हो। जब आप फाइनल अकाउंट बनाते हो तो वो आपका बताता है आपका किस तरह से आपका एक साल में कितना का ट्रांजैक्शन हुआ है, कितना रुपया आप कमाए हो, कितना का आपके पास संपत्ति पड़ा हुआ है, कितना का आपका लायबिलिटी पड़ा हुआ है। लायबिलिटी बोलने का मतलब बाहर वालों से लोन लेके रखे हो, बाहर से उधार में खरीद के रखे हो, सर का बोझ जिसको बोलते हैं। तो ये सारा चीज आप रिकॉर्ड करते हो। ये सारा आपका होता है अकाउंटिंग का काम, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। आया समझ में? चलिए आगे बात करते हैं। सर हमारे पास पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग होता है। पिलर्स बताओ, एक घर को बनाने के लिए
अगर हम सही तरीके से घर को स्टैंड करना चाहते हैं, बिल्डिंग खड़ा करना चाहते हैं, तो उसके लिए 4 दीवार कम से कम 4 पिलर कम से कम चाहिए कि नहीं चाहिए? 4 कोना में एक पिलर खड़ा करना पड़ेगा, तभी तो दीवार मजबूत रह पाएगा हमारा, तभी तो बिल्डिंग खड़ा रह पाएगा सही से। तो अगर एक रूम का हम एक घर बनाना चाहते हैं तो उसमें हम लोग को 4 पिलर कम से कम का जरूरत पड़ता है। तो उसी तरह से अकाउंटिंग को खड़ा करने के लिए, अकाउंटिंग को स्टैंड करने के लिए हम लोगों को पिलर्स का जरूरत पड़ता है। और ये हमारे पास 4 नहीं 5 पिलर के बारे में बात करेंगे। होता 4 ही है, होता 4 ही है, इसको 5 भाग में हम बांट दिए। ध्यान से समझना क्या क्या काम है इसको। पहला बात बोलता है कैपिटल। कैपिटल क्या होता है सर? बताओ। आप अगर कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले आप पूंजी लगाते हो कि नहीं? पूंजी लगाना मतलब इन्वेस्टमेंट करना। अगर हम यहां पे पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने के लिए हमको इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, एक रूम खरीदना पड़ा। अगर 10 लाख रुपया 20 लाख रुपया का रूम खरीदेंगे तो बताओ उसमें पैसा लगेगा ना, पैसा जा रहा है ना, वो इन्वेस्टमेंट है हमारा। वो हमारा क्या है? इन्वेस्टमेंट। लेकिन वो इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट नहीं है, लायबिलिटी है। वो हमारा क्या है? लायबिलिटी है। बताओ अगर हम 10 लाख रुपया लगाए हैं, आगे चल के बिजनेस मेरा बंद हो जाएगा तो हम तो डूब जाएंगे। तो इसका मतलब मेरा सबसे पहला मोटिव क्या होगा? जो 10 लाख रुपया लगाए हैं पहले उसको रिकवर करना। जब तक वो 10 लाख रुपया हमको नहीं मिल जाता तब तक वो मेरा लायबिलिटी है, तब तक वो मेरा क्या है? लायबिलिटी है। आया समझ में? वो मेरा सर का बोझ है। क्लियर है? और इसके बाद हमारा आता है लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब वही जो अभी बताए हम कि जब तक उसको रिकवर नहीं करेंगे तब तक वो मेरा लायबिलिटी पड़ता है। तो वही लायबिलिटी के अंदर आता है, मतलब कैपिटल लायबिलिटी के अंदर आता है। इसको अलग से दिखा दिए बट आप इसको इसके अंदर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो लायबिलिटी मतलब सर का बोझ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो आप किसी से लेके रखे हो, आपको आज नहीं तो कल उसको पेमेंट करना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा उसको। समझ में आ रहा है? तो ये आपका लायबिलिटी हो गया। उसके बाद आता है एसेट्स। एसेट्स क्या होता है सर? प्रॉपर्टी होता है। एसेट्स का मतलब प्रॉपर्टी होता है, संपत्ति होता है। आप अगर सामान खरीद के रखे हो, आप एक बिल्डिंग खरीद लिए तो क्या वो आपका प्रॉपर्टी नहीं है? अगर तुमसे कोई पूछेगा कि बताओ तुम्हारा क्या क्या प्रॉपर्टी है, तुम्हारा कितना क्या क्या मतलब तुम्हारा क्या बोलते हैं ना उसको, नहीं आ रहा अभी, चलो कोई बात नहीं। तो इसका मतलब क्या क्या आपके पास है जिसको आप मनी के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो आगे चल के, जिसका बेनिफिट आपको मोर देन 1 ईयर मिलता है, 1 साल से ज्यादा बेनिफिट आपको जो देता है। बताओ अगर हम बिल्डिंग खरीदते हैं क्या 1 साल में खत्म हो जाएगा? ना सर, इसका मतलब वो एसेट है। अगर इन फ्यूचर अगर हम बिल्डिंग को बेच देंगे तो वहां से पैसा मिलेगा। बोलो हाँ या ना? अगर मेरे पास मशीन है, मशीन को बेच देंगे तो पैसा मिलेगा, वो भी एसेट होता है जिसको यूज करने के लिए खरीदते हैं सर। अगर हम बिल्डिंग को यूज करने के लिए खरीदे हैं मतलब हम उसमें रहेंगे तो वो मेरे एसेट है, मेरा वो क्या है? हमारा एसेट। अगर हम फर्नीचर खरीदते हैं, अगर मशीनरी खरीदते हैं, अगर हम कार खरीदते हैं तो ये सारा एसेट है मेरा, यूज करने के लिए खरीदते हैं। बोलो हाँ या ना? तो संपत्ति है, आगे अगर इन फ्यूचर में बेचना पड़ेगा तो बेच देंगे तो पैसा मिल जाएगा। आया समझ में? तो ये एसेट है ये। उसके बाद आता है इनकम्स एंड गेन्स और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंस और लॉस और इनकम और गेन दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, दोनों एक दूसरे का उल्टा ऑपोजिट होता है। सर इनकम और गेन के बारे में पहले बात करते हैं। सर इनकम और गेन क्या होता है? ध्यान से समझना। इनकम कमाई जो हमारा होता है, इनकम जो हमारा क्या है? कमाई है, आय जिसको बोलते हैं हिंदी में, आय जो हमारा इनकम है। और गेन फायदा, गेन क्या है? हमारा फायदा। तो दोनों एक तरह का लगता है। इनकम में भी फायदा हो रहा है हमारा, मेरे पास पैसा आ रहा है, हम कमा रहे हैं, और गेन्स में भी फायदा होता है हमारा, उसमें भी कमाते हैं। लेकिन दोनों में एक फर्क है, ये फर्क बहुत लोगों को पता नहीं रहता है, आप ध्यान से समझिएगा इसको। इनकम्स क्या होता है? हम लोगों को पता होता है कि ये इनकम होने वाला है, ये इनकम होने वाला है, नोन होता है, नोन होता है वो चीज। लेकिन जो गेन्स होता है वो अननोन होता है, पता नहीं होता है, एक्सीडेंटली आ जाता है वो मेरे पास। सर जैसे इसका मतलब समझाइए, सुनना। अगर हम आपको पढ़ाएंगे तो हमको पता है कि पढ़ाने से हमको फीस मिलेगा। बोलो हाँ या ना? तो ये फीस मेरा इनकम है, फीस हमको मिलेगा, वो मेरा इनकम है। लेकिन वो इनकम ऐसे तो नहीं आ रहा है, हम पढ़ाएंगे आपको तब आएगा। और ये हमको पता है बात कि अगर हम पढ़ाएंगे 1 महीना अगर हम मेहनत करेंगे तुम लोग के पीछे तो हमको वहां से फीस रिसीव्ड होगा, आएगा। तो ये मेरा क्या हो गया? इनकम। अगर तुम कहीं पे जॉब करते हो, तुम कहीं पे कमाते हो, कोई कंपनी में काम कर रहे हो तो आपको सैलरी मिलेगा, आपको पता है ये चीज। बोलो हाँ या ना? तुम क्या बोलोगे? 1 महीना वहां पे खटेंगे, 1 महीना अपना मेहनत करेंगे तो हमको सैलरी मिलेगा, वो आपका इनकम है, वो आपका क्या है? इनकम है। तो इसका मतलब इनकम जो होता है हम लोगों को पता होता है कि अगर हम ये मेहनत करेंगे तो हमको ये चीज मिलेगा।
लेकिन गेन जो होता है ना वो आपको पता नहीं रहता है, एक्सीडेंटली आपको मिल जाता है, अचानक आपको मिल जाता है। सर इसका मतलब क्या हुआ, हम रास्ते में जा रहे थे, एक गुलाबी नोट मिल गया हमको, 2000 का गुलाबी नोट मिल गया, नीचे गिरा हुआ था किसी का, पता नहीं किसका गिरा हुआ था, लेकिन हम उसको उठा लिए, अपना पॉकेट में रख लिए, चल दिए। इसका मतलब बताओ, क्या हमको पता था कि वो गुलाबी नोट मेरे पास आने वाला है? अगर वो पता होता तब तो हम रोज रोज जाते वहां पे, डेली डेली जाते कि हाँ डेली हमको पैसा मिलेगा, लेकिन डेली तो नहीं मिलता है। तो कोई दिन हम लोग को ये चीज मिल गया, इसका मतलब क्या हो गया, वो फायदा हो गया। लेकिन क्या ये फायदा हमको पता था? नहीं पता था। ये गेन होता है हमारा, क्या होता है, गेन। और ये गेन आपका डे टू डे ट्रांजैक्शन, डेली नहीं होता है आपका, कभी कभार हो जाता है, एक्सीडेंटली हो जाता है। क्या एक्सीडेंट हर बार होता रहता है, डेली डेली होता है ना? एक्सीडेंट कभी कभार हो जाता है। तो बस वही है, गेन आपका कभी कभार हो जाता है, उसको बोलते हैं गेन। बोलो क्लियर है, आया समझ में? तो अगर कोई पूछ दे इनकम और गेन में क्या डिफरेंस है, तो हम बोल सकते हैं कि इनकम हम लोग को पता होता है, नोन है, नोन थिंग्स होता है, लेकिन आपका गेन्स जो होता है वो अननोन थिंग्स होता है। आया समझ में? सेम उसी तरह से एक्सपेंस और लॉसेस पे आता है, एक्सपेंस और लॉस भी उसी तरीके का है। एक्सपेंस मतलब खर्चा, लॉस मतलब नुकसान। खर्चा और नुकसान दोनों में एक ही जैसा होता है, दोनों में चला जाता है मेरा। बताओ, अगर हम शॉपिंग करेंगे तो शॉपिंग करेंगे तो पैसा मेरा जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ सर, चला गया। अगर मेरा पैसा कोई चुरा लिया, वहां पे भी तो पैसा चला जाता है। पर्स कोई मार के चला गया मेरा, वहां पे भी मेरा पैसा चला गया। तो पैसा तो दोनों जगह जाता है, लेकिन एक्सपेंस और लॉस में वही बात, एक्सपेंस में पता होता है कि पैसा जाने वाला है, लेकिन लॉस में पता नहीं होता है। बताओ, अगर तुम शॉपिंग करने जाते हो तो तुमको पता है कि तुम्हारा खर्चा होने वाला है। तुम शर्ट खरीदोगे, पैंट खरीदोगे, जो भी खरीदोगे, साबुन खरीदोगे, तेल खरीदोगे, कोई भी सामान खरीदोगे, एक्सपेंस होगा, और एक्सपेंस होगा तो पैसा जाएगा। ये पता है आपको चीज? बोलो हाँ या ना? अगर आप पेन खरीदोगे तो पेन खरीदोगे तो पैसा पेमेंट करना पड़ेगा, आपको खर्चा होगा, ये बात आपको पता है। लेकिन बताओ, हम जा रहे थे, रास्ते में बस में चढ़े और बस में मेरा कोई पॉकेट मार लिया, तो क्या हमको वो पता था कि मेरा पॉकेट मराने वाला है? अगर वो पॉकेट मराने वाला हमको बात पता रहता तो हम उसको सही से रखते, लेकिन हमको पता नहीं था, एक्सीडेंटली ये मेरा चला गया। तो बताओ, इसको क्या बोलेंगे, मेरा खर्चा हो गया कि मेरा लॉस हो गया? इसको बोलेंगे मेरा लॉस हो गया। ये लॉस हर बार हमारा नहीं होता है, कभी कभार हो जाता है। बोलो हाँ या ना? अचानक हम यहां पे बैठे थे, भूकंप आ गया, भूकंप आने से मेरा घर ब्लास्ट हो गया, पूरा घर बर्बाद हो गया। क्या ये बात पता था हमको? नहीं पता था, अचानक हो गया ये वाला चीज, तो लॉस है मेरा। क्या बोलेंगे, मेरा खर्चा हो गया? नहीं सर, लॉस हो गया मेरा। उसी तरह से अगर मेरा गोडाउन है, गोडाउन में आग लग गया, क्या आग हमको फोन करके आया था कि सर हम आपके घर में आने वाले हैं, रेडी हो जाइए? नहीं सर, आग आपको फोन नहीं करके आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो हमारा क्या हो गया, लॉस। फैक्ट्री में आग लग गया, सारा माल जल के खाक हो गया, लॉस हो गया मेरा। आया समझ में? तो ये 5 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है हमारा पूरा पिलर्स ऑफ अकाउंट। ये हमारा 5 है, जिसको 4 में ही हम लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये लायबिलिटी और कैपिटल दोनों एक ही में आ जाता है। सर लायबिलिटी का क्या मतलब बताए आपको? रिस्पॉन्सिबिलिटी का इसका मतलब बताए। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आपको समझ में आ गया होगा, आपका दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको उसको पेमेंट करना पड़ेगा इन फ्यूचर। सर का बोझ है। एसेट का मतलब क्या बताए सर? प्रॉपर्टी बताए। इसका मतलब प्रॉपर्टी यानी संपत्ति है आपका, ये वाला चीज आ रहा है समझ में? कैपिटल जो आप स्टार्टिंग में एज अ लायबिलिटी आप उसको इन्वेस्ट करते हो, पूंजी लगाते हो, उसको बोलते हैं हम लोग कैपिटल। तो ये सारा चीज हमारे पास यहां पे होता है सर। इसका एक बैलेंस होता है, बैलेंस के बारे में बात करना चाहते हैं हम। क्या बैलेंस होता है सर? यहां पे 2 ही तरह का बैलेंस होता है अकाउंटिंग में, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। तो जो आपका बैलेंस होता है ना, वो लायबिलिटी का यानी कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है। क्रेडिट इस तरह से लिखते हैं हम पहले, क्रेडिट, और क्रेडिट को शॉर्ट में CR डॉट लिखा जाता है, CR डॉट। जिसको पता है अच्छी बात, जिसको नहीं पता वो ध्यान से समझना। कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है जिसको CR से लिखते हैं हम लोग, और लायबिलिटी भी हमारा क्रेडिट बैलेंस का होता है जिसको CR से लिखेंगे, और हमारा एसेट जो होता है वो डेबिट बैलेंस का होता है। कौन सा बैलेंस? डेबिट बैलेंस को, जिसको DR के नाम से जानेंगे। इनकम्स और गेन जो होता है ये भी हमारा क्रेडिट बैलेंस का होता है, क्रेडिट होता है, और जिसको हम लोग CR लिखेंगे। और हमारा एक्सपेंस लॉस जो होता है वो डेबिट नेचर का होता है, इसलिए इसको DR लिखेंगे। यानी अगर शॉर्ट में हम लोग लिखना चाहेंगे तो DR CR लिख सकते हैं। DR डॉट मतलब डॉक्टर नहीं,
CR डॉट मतलब कंपाउंडर नहीं, यहां पे डेबिट और क्रेडिट है। आप साइंस नहीं पढ़ रहे हो, आप अकाउंट्स कॉमर्स पढ़ रहे हो, इसके लिए आपको क्या करना है सर, DR डॉट और CR डॉट का मतलब डेबिट क्रेडिट। आप डॉक्टर और कंपाउंडर मत पढ़िएगा यहां पे, ठीक है। तो सर यहां पे आप देख सकते हो बैलेंस। अच्छा एक बात बताओ, हम बताए थे भी कि लायबिलिटी और कैपिटल एक ही होता है आपके पास, यानी कैपिटल लायबिलिटी का ही पार्ट होता है। लायबिलिटी बहुत बड़ा होता है और उसी का एक छोटा सा पार्ट कौन होता है, कैपिटल। लायबिलिटी में बहुत बड़ा पार्ट क्या होता है सर, बताओ। आज हम अगर पूंजी लगाए हैं, इन्वेस्टमेंट किए 10 लाख रुपया, आज नहीं तो कल हमको रिकवर करना पड़ेगा, मेरा सर का बोझ है, लायबिलिटी है, तो वो कैपिटल होता है। लेकिन लायबिलिटी में सिर्फ उतना ही नहीं ना होता है, हम बैंक से लोन लेके रखें 5 लाख रुपए का, आज नहीं तो कल तो चुकाना पड़ेगा। हम राम से सामान खरीद के रखें उधार में, तो बताओ आज नहीं तो कल तो पैसा देना पड़ेगा। तो ये सब मेरा लायबिलिटी है, सब मेरा क्या है, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी एक ह्यूज चीज होता है, बड़ा चीज होता है, लेकिन उसके अंदर ही आपका एक कैपिटल होता है छोटा सा। उसका बात आया समझ में, हाँ या ना। तो ये समझो कि इसको दोनों को एक पढ़ते हैं, तो दोनों का बैलेंस क्या होता है सर, क्रेडिट। एसेट का क्या होता है, डेबिट। इनकम गेन का क्या होता है, क्रेडिट। एक्सपेंस का क्या होता है, डेबिट। यानी आपके पास दो चीज का होता है डेबिट बैलेंस और दो चीज का होता है क्रेडिट बैलेंस, इतना समझ के चलोगे। यानी आपका लायबिलिटी का और इनकम का होता है क्रेडिट बैलेंस, आपका एसेट और एक्सपेंस का होता है डेबिट बैलेंस। ये बात आपको समझ में आ रहा है, यानी दो चीज का आपका डेबिट बैलेंस, दो चीज का आपको क्रेडिट बैलेंस, ये बात आपको समझ में आ गया होगा। और सर एक नया बात बताएं, मजेदार बात बताएं, ये 5 चीज को छोड़ के दुनिया में ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो आपको अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करना होता है। ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होगा जो ये 5 चीज को छोड़ के कुछ और भी होगा। हमारा समझ में आ रहा है, यानी ये 5 ही चीज हमारे पास है और कुछ भी इसके अलावा नहीं होता है। तो ये होता है पिलर्स ऑफ अकाउंटिंग। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अब सर यहां पे एक एक करके बात करेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन कभी कभी आ जाता है हमारे पास। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है सर, अकाउंटिंग इक्वेशन में आता है कैपिटल प्लस लायबिलिटी इक्वल टू एसेट। कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट्स, ये आपको ध्यान में रखना पड़ता है। यानी अगर आप कैपिटल का अमाउंट और जितना भी लायबिलिटी का अमाउंट होता है सबको अगर तुम ऐड कर दोगे तो वो एसेट के बराबर मिलेगा, एसेट के इक्वल मिलेगा। प्रॉपर्टी आपके पास इतना होगा, ये चीज आपके बराबर मिलेगा। इसको हम लोग डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको यहां पे बस बताया जा रहा है कि ये इक्वेशन होता है इसमें, जिसमें सर कैपिटल में क्या क्या आता है। तो सर कैपिटल का मतलब होता है इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल। अगर आप कोई कंपनी का बात करते हो तो कंपनी में इक्विटी शेयर कैपिटल होता है, प्रीफरेंस शेयर कैपिटल होता है। अगर आप पढ़े होगे, नाम जानते होगे तो अच्छी बात, नहीं तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। ये भी बड़ा चीज होता है। तो बस कैपिटल का मतलब आप अभी इतना ही ध्यान रखिए। लायबिलिटी का मतलब आपका क्या क्या होता है आपको पता है। लायबिलिटी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें दो तरह का होता है, एक होता है नॉन करंट लायबिलिटी, एक होता है करंट लायबिलिटी। नॉन करंट और करंट क्या है वो भी हम लोग अभी पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। एसेट्स में भी दो तरह का होता है आपके पास, नॉन करंट और करंट एसेट। बोलो ठीक, सब लिखते जाओगे ये सारा चीज, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। मेन हमारा यहां पे जो बात करने वाले हैं वो है ये कि लायबिलिटीज में जो भी हम लिखे हैं, आप देख सकते हो कॉपी में भी लिखे होगे तो, कि लायबिलिटीज में हमारे पास दो तरह का होता है, एक होता है नॉन करंट, एक होता है करंट। तो यहां पे देखो नॉन करंट लायबिलिटीज में क्या क्या चीज आता है और करंट लायबिलिटीज में क्या क्या चीज आता है। अगर आप बात करो यहां पे ध्यान से देखो तो नॉन करंट लायबिलिटीज में लोन फ्रॉम बैंक, बताओ बैंक से लोन लिए हैं तो आज नहीं तो कल चुकाना पड़ेगा, मेरा लायबिलिटी है कि नहीं है, तो ये नॉन करंट है। लॉन्ग टर्म जिसको बोलते हैं, लॉन्ग टर्म, जिसका मोर देन 1 ईयर उसका लॉन्ग लास्टिंग होता है। बताओ बैंक से अगर लोन लिए हैं तो आज लेंगे और कल जाके चुका देंगे, ऐसा तो होता नहीं है। 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल के लिए लोन लिया जाता है, जब तक आप चुकाओगे नहीं तब तक वो मेरा लायबिलिटी बन के रहता है। बोलो हाँ या ना। फिर डिवेंचर्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, ये सब के बारे में हम लोग धीरे धीरे आगे बताएंगे, पढ़ेंगे। अभी आपका स्टार्टिंग है, इतना आप डीपली नहीं जानो तो अभी बेहतर होगा, बस डीपली हम लोग आगे चल के करेंगे इसका। आया समझ में। करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर्स, अब इसका एक नया नाम आया है, क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर्स। इसको सुंदरी मत पढ़ना, ये सुंदरी नहीं है, ये सन्ड्री है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कौन होता है सर, जिससे हम सामान खरीदते हैं उधार में, क्रेडिट में जिससे खरीदते हैं सामान, जिससे सामान क्रेडिट में खरीदा जाता है, उधार में खरीदा जाता है। क्रेडिट बोलने का मतलब अकाउंटिंग टर्म में क्रेडिट मतलब उधार होता है सर, उधार में खरीदना। तो बताओ सामान अगर उधार में खरीदेंगे तो आज नहीं तो कल तो उसको पैसा देना पड़ेगा, बोलेंगे हाँ सर देना पड़ेगा, तो लायबिलिटी है आज के डेट में, क्या है लायबिलिटी।
तो ये आपका क्रेडिटर्स आता है। बिल्स पेबल बाद में देखेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, अगर आप कोई भी खर्चा करते हो लेकिन पैसा अभी तक पेमेंट नहीं किया, बाकी है पैसा पेमेंट करना, तो करना तो पड़ेगा। बोलो, आप कोई भी खर्चा करते हो, जैसे तुम पढ़ रहे हो मेरे पास, तो तुम फीस पेमेंट करोगे ना। अब बोलो तुम्हारा 1 महीना हो गया लेकिन फीस तुम पेमेंट किए नहीं हो, तो तुम्हारा लायबिलिटी बन गया। वो क्या बन गया? लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, आउटस्टैंडिंग फीस हो गया तुम्हारे लिए। आउटस्टैंडिंग का मतलब बाकी होता है यहां पे, समझ में आया? तो बाकी है तुम्हारा फीस, तो लायबिलिटी है, आज नहीं तो कल तुमको पेमेंट करना पड़ेगा। उसी तरह से एडवांस इनकम, इनकम अगर एडवांस में हमको मिल जाता है वो भी मेरा लायबिलिटी है। बताओ, तुम अगर फीस हमको पहला दिन क्लास करने आ रहे हो, पहला दिन ही हमको फीस दे दिए, पूरा पेमेंट कर दिए, तो बताओ अब मेरा लायबिलिटी बन गया कि नहीं? मेरा इनकम हो गया, वो फीस मेरा इनकम है लेकिन एडवांस में मिल गया, और ये मेरा इनकम नहीं कहलाएगा, लायबिलिटी कहलाएगा। अब बोलेंगे सर लायबिलिटी क्यों? ये तो आपका इनकम है। बोलेंगे इनकम तो तब होता है जब हमारा 1 महीना खत्म हो जाएगा, अभी तो स्टार्ट हुआ था और आप पैसा दे दिए हमको, तो ये मेरा अभी इनकम नहीं है, मेरा अभी क्या है? लायबिलिटी है। क्या है? लायबिलिटी है। बताओ, अगर तुम हमको पैसा पेमेंट कर दिए तो आज नहीं तो कल 1 महीना तक हमको पढ़ाना पड़ेगा, तुमको पढ़ाना पड़ेगा कि नहीं? तो ये मेरा लायबिलिटी बन गया, सर का बोझ बन गया कि हाँ कुछ भी हो जाए अब तो पढ़ाना ही पड़ेगा तुमको, है ना? तो ये मेरा क्या है? लायबिलिटी है। बोलो क्लियर है चीज? आ गया समझ में? लोन फ्रॉम पार्टी, कोई पार्टी से लोन लेते हैं, या हम लोग का ये सारा बात देखो ध्यान से, खाली लिख लो, अभी सारा बात अभी आप नहीं समझ सकते इतना चीज, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन क्लास है हमारा, अकाउंटिंग के बारे में समझ रहे हैं, हर चीज के बारे में डीपली जानने के लिए आपको और भी क्लास करना है ना? अभी तो स्टार्ट हुआ है सर, पहला क्लास है जिसमें इंट्रो हम लोग कर रहे हैं। तो ये लायबिलिटी साइड का था, सर का बोझ वाला चीज था, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला चीज था। अब आते हैं एसेट, प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, बताओ ये सारा चीज हमारा एसेट है कि नहीं है? मशीनरी, फर्नीचर एसेट है मेरा, आज नहीं तो कल बेचेंगे तो पैसा मिलेगा। बोलो, वैसे इनटेंजिबल एसेट भी कुछ होता है। इनटेंजिबल 2 तरह का एसेट होता है, एक होता है टेंजिबल, एक होता है इनटेंजिबल, उसके बारे में भी बात करेंगे आगे चल के हम लोग, ठीक है? तो ध्यान से समझना, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट्स, ये सब हमारा होता है सब एसेट्स, लेकिन लॉन्ग टर्म का होता है, नॉन करेंट। और करेंट वाले में आपका सन्ड्री डेटर्स आता है, स्टॉक आता है, रिसीवेबल आता है, कैश और बैंक, ये भी एसेट है सर। किसी पार्टी को लोन देंगे, आज नहीं तो कल हमको पैसा मिलेगा, मेरा एसेट है वो, ठीक है? तो ये सारा चीज आपको लिख लेना है, ये सारा का सारा एसेट है। मतलब करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट, करेंट लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटी, मतलब लायबिलिटी के अंदर क्या क्या, एसेट के अंदर क्या क्या, ये सारा हम लोग यहां पे देख लिए, ठीक है? अब जो मेन हमारा स्टार्ट होता है अकाउंट्स का क्लासिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना भी अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, वो सब इसी के बेसिस पे करते हैं हम लोग स्टार्टिंग में। तो सर अकाउंटिंग में क्या क्या इसका क्लासिफिकेशन है, तो ध्यान से समझिए। आपका जो अकाउंट है वो 2 तरीके का होता है, एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है इम्पर्सनल अकाउंट, पर्सनल और इम्पर्सनल। पर्सनल में भी आपका बात होता है, इम्पर्सनल में भी बात होता है। सर पर्सनल में आपके पास 3 तरह का पर्सन होता है, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल और एक होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। ये 3 तरह का होता है, तीनों के बारे में भी बात करेंगे। और इम्पर्सनल वाले में आपके पास 2 होता है, एक होता है रियल अकाउंट, एक होता है नॉमिनल अकाउंट, रियल और नॉमिनल। रियल के अंदर आपको यहां पे जानना है टेंजिबल और इनटेंजिबल, रियल के बारे में जो भी बात कर रहे थे एसेट वाला वो चीज, और नॉमिनल एक आपका अलग। मतलब अगर नॉर्मली अगर बात किया जाए ना तो आप 3 चीज के बारे में बात करोगे, नॉर्मली अगर बात करोगे तो 3 चीज के बारे में। एक आपका पर्सनल अकाउंट, पर्सनल में 3 है लेकिन पर्सनल एक पूरा है तो पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल में 2 मेन है आपका, एक रियल और एक नॉमिनल, तो आप 3 ही के बारे में बात करोगे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अगर डिटेल्स में जानना होगा कि पर्सनल कौन कौन सा होता है तो नेचुरल, आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव। रियल क्या क्या होता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। लेकिन अगर हेडिंग के बारे में बात करेंगे, मेन पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो हमारे पास 3 अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। आया समझ में? आप लिख लीजिए इसको पहले सही से। अब तीनों का मतलब पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे आगे, और इसका रूल होता है वो रूल के बारे में बात करेंगे। चलिए देखिए ध्यान से, पर्सनल अकाउंट क्या होता है, तो सर अकाउंट रिलेटिंग टू पर्सन इज कॉल्ड पर्सनल अकाउंट। एनी अकाउंट रिलेटिंग टू पर्सन्स। राम से सामान खरीदे तो राम से रिलेटेड है, रहीम से को सामान बेचे तो रहीम से रिलेटेड है,
किसी भी पर्सन से रिलेटेड अगर हमारा ट्रांजैक्शन होगा ना तो वो हमारा पर्सनल अकाउंट होता है। आया समझ में? तो पर्सनल में 3 बात पढ़े थे भी, नेचुरल होता है, आर्टिफिशियल होता है और रिप्रेजेंटेटिव होता है। पहले नेचुरल के बारे में बात करते हैं। तो नेचुरल पर्सन क्या होता है सर? तो नेचुरल पर्सन मींस ह्यूमन बीइंग्स। हम लोग हैं नेचुरल पर्सन, हम लोग ह्यूमन बीइंग्स है। जैसे राम अकाउंट, सीता अकाउंट, रहीम अकाउंट, ईटीसी, इस तरह से जितना भी पर्सन होता है, मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, सारे के सारे नेचुरल पर्सन है। आया समझ में? नेक्स्ट आता है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन क्या? तो आर्टिफिशियल पर्सन रेफर्स टू द पर्सन अदर देन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स को के अलावा जो पर्सन होता है, रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ एज पर्सन, जिसको लॉ ने कह दिया है कि ये पर्सन है, उसको हम लोग क्या मानते हैं? पर्सन मानते हैं। सर जैसे क्या होता है बताइए तो? अरे सीधा अपने लैंग्वेज में बात करो। जिसको ऊपर वाला बना के भेजा है हम लोग, उसको नेचुरल पर्सन, और जिसको हम लोग बनाते हैं वो होता है आर्टिफिशियल पर्सन। हम लोग क्या बनाते हैं सर? बताओ, बैंक को कौन बना के रखा है? हम लोग। बैंक जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन है। कंपनी कौन बनाता है? हम लोग। कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। आ रहा है समझ में? क्यों सर उसको पर्सन क्यों बोलेंगे? वो तो पर्सन नहीं है। हाँ पर्सन नहीं है, लेकिन उसका भी तो इनकम है। क्या बैंक में इनकम नहीं होता है? हम अगर इनकम कमाते हैं तो हमको टैक्स देना पड़ेगा ना। तो बैंक भी तो इनकम कमा रहा है तो बैंक को भी तो टैक्स देना पड़ेगा। कंपनी में भी इतना कमाई हो रहा है तो कंपनी को भी टैक्स देना पड़ेगा। तो कंपनी तो पर्सन है नहीं तो फिर टैक्स क्यों देगा? ऐसा सोच लेंगे तब होगा थोड़ी ना। तो इसलिए कंपनी को पर्सन माना जाता है, लेकिन उसको नेचुरल नहीं आर्टिफिशियल माना जाता है। आया समझ में? तो नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन समझ में आ गया। नेचुरल पर्सन ह्यूमन बींग्स, आर्टिफिशियल पर्सन अदर देन ह्यूमन बींग्स, जो हमारा लॉ जिसको पर्सन मान लिया है। और दे इंक्लूड्स बिजनेस कंसर्न, बिजनेस एक्टिविटीज को भी मानता है, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को मानता है। क्लियर चीज? जिसमें एनजीओ ये सब जो चलता है वो सारा चीज, जिसमें देखो बैंक अकाउंट, एबीसी लिमिटेड, ये सब कंपनी जो होता है, ये सब एग्जांपल है। और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन किसको बोलते हैं सर? जो किसी और पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे इसमें आपके पास क्या क्या होता है? दीज आर द अकाउंट्स विच रिप्रेजेंट पर्सनल, नेचुरल और आर्टिफिशियल। यानी ये आपका जो अकाउंट रिप्रेजेंट करता है वो पर्सनल अकाउंट को रिप्रेजेंट करता है, चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो आर्टिफिशियल हो। जैसे बताओ, अगर हम चावल खरीद के लाए हैं दुकान से, कहां से? दुकान से चावल खरीद के लाए हैं, लेकिन उधार में खरीदे, पैसा नहीं पेमेंट किए, आज नहीं तो कल तो देना पड़ेगा पैसा, आज नहीं तो कल पैसा देना पड़ेगा। तो बोलेंगे सर पैसा तो चावल का बाकी है, लेकिन चावल का पैसा चावल को थोड़ी ना देंगे, चावल का पैसा तो दुकानदार वाले को देंगे। तो वो चावल जो रिलेटेड है वो किससे रिलेटेड है? किसी पर्सन से रिलेटेड है, उसको बोलते रिप्रेजेंटेटिव, रिप्रेजेंट कर रहा है किसी और को। आया समझ में? अगर तुम्हारा फीस मेरे पास पेमेंट करना बाकी है, तो तुम्हारा कोई बोलेगा क्या खर्चा बाकी है तुम्हारा, क्या क्या खर्चा तुम्हारा और होगा? तो बोलोगे सर मेरा फीस खर्चा होगा, मेरा खर्चा एक फीस है। तो बोलेंगे खर्चा फीस है लेकिन रिलेटेड टू कोई पर्सन है। अरे तुम हमसे रिलेटेड हो, वो फीस तुम तो हमसे रिलेटेड है ना, हमको पेमेंट करोगे फीस तुम। इसका मतलब वो आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल से रिप्रेजेंट करता है। आया समझ में? क्लियर चीज? जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी आपका पेमेंट करना बाकी है, सैलरी बाकी है अभी तक। रेंट प्रीपेड करके रखी हो, रेंट तुम पहले से पेमेंट करके रख दी हो, तो ये सब क्या होता है? आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। ठीक है? तो पर्सनल में 3 तरह का, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। ऊपर वाला जिसको बना के भेजा है हम लोग इंसान को, उसको क्या बोलते हैं? ह्यूमन बींग्स को नेचुरल। ह्यूमन बींग्स छोड़ के जिसको लॉ ने बोल दिया कि ये आपका पर्सनल अकाउंट है, ये आपका पर्सन है, उसको क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल। और जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, मतलब कोई भी एक्सपेंस, कोई भी इनकम जो किसी पर्सन से रिलेटेड होता है, उसको क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव। आया समझ में? नेक्स्ट आपका आता है रियल, जिसको इम्पर्सनल में आता है रियल और नॉमिनल। तो रियल अकाउंट क्या होता है सर? इम्पर्सनल में क्या, जो पर्सन से रिलेटेड नहीं है वो इम्पर्सनल, यानी ऑल अकाउंट विच डू नॉट अफेक्ट पर्सनल अकाउंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्पर्सनल। जिसमें रियल अकाउंट आता है, रियल अकाउंट क्या होता है सर? ऑल अकाउंट्स रिलेटिंग टू टेंजिबल एंड इनटेंजिबल प्रॉपर्टी आर कॉल्ड द रियल अकाउंट। जो टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है उसको बोलते हैं हम लोग रियल अकाउंट। सर टेंजिबल और इनटेंजिबल क्या होता है? आइए सुनिए। बोला टेंजिबल एसेट में, रियल में बोला दीज इंक्लूड अकाउंट्स ऑफ प्रॉपर्टीज विच कैन बी सीन एंड टच्ड, जिसको देखा जा सकता है, छुआ जा सकता है, टच किया जा सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं टेंजिबल एसेट। बताओ, अगर मेरे पास कंप्यूटर है, छू सकते कि नहीं छू सकते? हाँ सर छू सकते हैं, मेरा एसेट है। कौन सा एसेट? टेंजिबल एसेट है। मेरे पास मशीनरी है, छू सकते हैं,
बिल्डिंग है छू सकते हैं, फर्नीचर है छू सकते हैं, दैट इज टेंजिबल एसेट। आया समझ में? मेरे पास बाइक है, कार है, उसको छू सकते हैं, क्या बोलेंगे? टेंजिबल एसेट। तो सर इंटेंजिबल क्या होता है? जिसको छू नहीं सकते हैं, अपने लैंग्वेज में बताओ। हवा को तुम छू सकते हो, हवा को तुम देख सकते हो? नहीं दिखता है सर, नहीं छुआ जा सकता है उसको, उसको फील किया जा सकता है, सिर्फ उसको फील कर सकते हैं। यानी टेंजिबल एसेट का एग्जिस्टेंस होता है, एग्जिस्ट करता है, देख सकते हैं उसको, लेकिन इनटेंजिबल एसेट हमारा दिखता नहीं है, उसका एग्जिस्टेंस नहीं होता है, नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। तो देखो इंटेंजिबल एसेट में बोला गया है दीज इंक्लूड अकाउंट्स ऑफ प्रॉपर्टीज विच कैन नॉट बी सीन और टच्ड, जिसको देख नहीं सकते, छुआ नहीं जा सकता है उसको, और दिस डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, इसका एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है। जैसे आता है हमारे अकाउंट्स के भाषा में गुडविल। बताओ गुडविल का मतलब मार्केट वैल्यू। बताओ अगर हम यहां पे पढ़ा रहे हैं, मेरे पास इतने स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने का क्या रीजन है? मेरा मार्केट में कोई तो वैल्यू होगा, तो मार्केट में वैल्यू की वजह से मेरे पास पढ़ने आ रहे हैं। कितने रुपए का वैल्यू है? क्या वो वैल्यू तुमको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, टच नहीं कर सकते उसको, छू नहीं सकते उसको, देख भी नहीं सकते उसको, समझ रहे हो? तो ये होता है हमारा इंटेंजिबल। वैसे पेटेंट होता है, कॉपीराइट होता है, ट्रेडमार्क होता है, ये सारा चीज हमारा इंटेंजिबल एसेट में आता है। क्लियर है चीज? तो रियल अकाउंट में दो चीज, टेंजिबल इंटेंजिबल, जिसको टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, वो टेंजिबल, जो टच नहीं किया जा सकता है उसको इंटेंजिबल। लास्ट आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब जितना भी एक्सपेंस और इनकम से रिलेटेड बात होता है वो आता है आपका नॉमिनल अकाउंट में। द अकाउंट्स रिलेटिंग टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन आर कॉल्ड द नॉमिनल अकाउंट्स। जैसे सैलरी, वेजेस, रेंटल इनकम, इंटरेस्ट इनकम, ये सारा चीज आपका नॉमिनल अकाउंट में आता है। मतलब सर कोई भी खर्चा, किसी को तुम सैलरी पेमेंट कर रहे हो, खर्चा हो रहा है, हम फीस रिसीव कर रहे हैं, इनकम हो रहा है, तो जो भी खर्चा और इनकम नेचर का होगा ना, वो हमारा नॉमिनल अकाउंट से रिलेटेड होता है। क्लियर है चीज? आया समझ में? तो 3 अकाउंट में बात की है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। अब इसका एक रूल होता है, गोल्डन रूल जिसको बोलते हैं। आइए देखते हैं गोल्डन रूल क्या बोलता है। अकाउंटिंग रूल जिसको गोल्डन रूल बोलते हैं, जिसमें पर्सनल अकाउंट का बोलता है, ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ही टॉपिक आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पर्सनल अकाउंट का बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। बोलने का मतलब ये कि अगर वो पर्सन रिसीवर है तो उसको डेबिट करो, अगर वो गिवर है तो क्रेडिट करो। अगर रिसीवर है तो डेबिट, अगर गिवर है तो क्रेडिट। बताओ अगर हम राम से सामान लिए हैं, राम से सामान लिए हैं, तो राम देने वाला है, गिवर है या रिसीवर है? बोलेंगे सर रिसीवर तो हम है, वो तो गिवर है, वो तो दिया है हमको सामान, तो वो तो गिवर है। तो बताओ अगर राम गिवर है तो गिवर को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। मतलब राम को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। अगर हम तुमको 5 रुपया का कॉइन देते हैं, अगर हम तुमको 5 रुपये का कॉइन देते हैं, तो वो कॉइन तुम रिसीव किए हो कि गिव किए हो? तुम तो रिसीवर हो गए। अरे हम ना दिए हैं तो तुम तो रिसीवर हो, तो तुम रिसीवर हो, और रिसीवर हो इसका मतलब क्या करने है? तुमको डेबिट करना है, क्योंकि पर्सनल से रिलेटेड होना चाहिए, पर्सन से रिलेटेड होना चाहिए। तो अगर आप रिसीवर हो तो डेबिट करेंगे, और अगर गिवर हो तो क्रेडिट करेंगे। ये पर्सनल अकाउंट का रूल बोलता है। उसके बाद आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का क्या रूल है सर? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। व्हाट कम्स इन, जो आता है उसको डेबिट करेंगे, जो जाता है उसको क्रेडिट करेंगे। बताओ हम चावल खरीदे तो चावल मेरे पास आया कि गया? आया, तो क्या करेंगे? डेबिट। लेकिन चावल खरीदने से मेरे पास से पैसा चला गया, तो पैसा गया कि आया? गया। गया तो क्या करेंगे? गोज आउट, यानी क्रेडिट करेंगे। आया समझ में? तो जो आता है उसको क्या करेंगे? डेबिट। जो जाता है उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। चावल खरीदेंगे, आ रहा है, डेबिट। हाथी खरीदेंगे, आ रहा है, डेबिट। घोड़ा खरीदेंगे, आ रहा है, डेबिट। हाथी, घोड़ा जो भी मेरे पास आएगा डेबिट करेंगे, और जो भी मेरे पास से चला जाएगा उसको क्रेडिट करेंगे। आ रहा है समझ में? कौन बोलता है? रियल अकाउंट। एंड लास्ट वन आपका आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है सर? जितना भी एक्सपेंस और लॉस होगा सबको डेबिट करो, जितना भी इनकम्स और गेन्स होगा सबको क्रेडिट करो। अगर आपका कोई भी खर्चा हो रहा है तो डेबिट होगा, अगर आपका कोई भी इनकम हो रहा है तो क्रेडिट होगा। बोलो समझ में आया? तो हम लोग ये सारा टॉपिक अभी हम लोग पढ़े हैं कि क्या क्या हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे चीज, हमारा अकाउंट्स होता क्या है, अकाउंट्स का क्या क्या चीज है हमारे पास पढ़ने के लिए। तो मेन 3 चीज आपको ध्यान में रखना है। क्या क्या पता है? एक जो हम लोग बात किए क्या क्या पिलर्स होता है, तो 4 पिलर मेन याद रखो। क्या क्या? लायबिलिटी, एसेट्स, एक्सपेंस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन, ये 4 बात।
सबका बैलेंस के बारे में याद रखना है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस, एसेट का डेबिट बैलेंस, इनकम गेन का क्रेडिट और एक्सपेंस और लॉस का डेबिट बैलेंस, है ना। फिर आपको ध्यान रखना है कि आपका पर्सनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, उसका रूल याद रखना है। पर्सनल अकाउंट में रूल क्या होता है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, याद रखना पड़ेगा, नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे सबसे हम। रियल अकाउंट का क्या रूल होता है, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, अगर व्हाट कम्स इन रहेगा तो डेबिट, व्हाट गोज आउट रहेगा तो क्रेडिट, जो आता है डेबिट, जो जाता है क्रेडिट, अपने भाषा में पढ़ो, अपने लैंग्वेज में पढ़ो। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, जितना भी खर्चा होगा, जितना भी लॉस होगा डेबिट, और जितना भी इनकम होगा, जितना भी गेन होगा उसको क्रेडिट। आया समझ में। तो ये था हमारा बेसिक चैप्टर, जिसको हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन अकाउंटिंग का। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे का चैप्टर से स्टार्ट करेंगे, जो हम बताए कि अकाउंटिंग स्टार्ट होता है जर्नल एंट्री से, रिकॉर्डिंग से, तो वो रिकॉर्डिंग हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। लेकिन आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा।